हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइकोलॉगस। साइकोलॉगस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो साइकोलॉजी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स और सभी लोगों का स्वागत करता है। यहाँ पर साइकोलॉजी से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। आज साइकोलॉगस की पहली क्लास है और पहली क्लास आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से हम शुरू करेंगे, जो है शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान की बात करें तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान से शुरू करेंगे और फिर शिक्षा तक जाएंगे। फिर शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में क्या संबंध है, इस बारे में बात करेंगे। और उससे आगे बढ़ते हुए मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान के बारे में और भी जो फैक्ट्स आपके लिए ज़रूरी हैं आज की पहली क्लास में मनोविज्ञान से अवगत होने के लिए, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का मतलब क्या है। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आकर के बनता है हमारे, वो है कि वो चीज़ है क्या। पहले हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे। जब हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे तब हमारा इंटरेस्ट उस चीज़ के प्रति ज़्यादा बनता है। अगर आप पहले से साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत कुछ पता होगा पहले से ही, लेकिन यकीन मानिए वीडियो के लास्ट तक में आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको पहले से पता नहीं होंगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, इसको अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी से लिया गया है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कहीं कहीं पे ये चीज़ देखने लायक मिलती है कि कहीं कहीं पे लैटिन के अलावा यूनानी और ग्रीक शब्द भी लिखे जाते हैं, पर ज़्यादातर आपको लैटिन भाषा ही देखने को मिलती है। तो आप लैटिन माइंड में रखिए, यूनानी और ग्रीक भी याद रखिए। आप अपने क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन के हिसाब से लैटिन, यूनानी, ग्रीक लगा सकते हैं, पर मेन ओरिजिन लैटिन ही मानी जाती है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन के दो शब्दों साइको, साइकी और लॉगस से हुआ है। साइकी, साइकी जिसका अर्थ होता है सोल, सोल का अर्थ होता है आत्मा। साइकी मतलब सोल, सोल मतलब आत्मा। और लॉगस, लॉगस का मतलब होता है अध्ययन या स्टडी। तो शाब्दिक अर्थ बनता है आत्मा का अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं, साइकोलॉजी कहलाती है या मनोविज्ञान कहलाता है। अब मनोविज्ञान तो हमने जान लिया क्या होता है। अब हम जानेंगे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो शिक्षा को कई दार्शनिकों ने कई तरीके से परिभाषित किया है। जैसे एक हमारे दार्शनिक आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना होता है। अंतः जीवन का बाह्य शक्तियों से समन्वय स्थापित करना होता है। इनके अलावा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। तो सुकरात जी ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। मतलब मनुष्य के मस्तिष्क में तो है लेकिन कहीं खोया हुआ है, उसको ढूंढना है और उसको एक पैटर्न देना है, ऐसा कहा है सुकरात जी ने। और अरस्तु के शब्दों में स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने शिक्षा को परिभाषित किया है। अभी आप सुन लीजिए, जान लीजिए। आपको मैं लास्ट में एक पूरा नोट्स बना के दूंगी मेन कोटेशंस का, जिसको आप अच्छे से रट लीजिएगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो ये तो हुआ शिक्षक की परिभाषा, जो कई दार्शनिकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा बताई गई है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा की ओरिजिन कहाँ से हुई है। ओरिजिन के हिसाब से देखेंगे तो शिक्षा अंग्रेजी शब्द के एजुकेशन से बना है और एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन के एडुकेटम से हुई है।
अब अगर इसको हम थोड़ा सा क्लासिफाइड कर लेंगे एडुकेटम को, तो ये ई प्लस ड्यूको से बना हुआ है। एजुकेशन ई प्लस ड्यूको से मिलकर के बना हुआ है। ई का मतलब है अंदर से और ड्यूको का मतलब है आगे बढ़ना, मतलब अंदर से आगे बढ़ना ही शिक्षा है। और इलेबोरेट करें और एक्सप्लेन करें तो जन्मजात शक्ति को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब जैसे कि हमारे सुकरात महोदय ने कहा था कि हमारे अंदर है, मनुष्य के मस्तिष्क में तो है, लेकिन उसे खोजना है, उसे ढूंढना है, जो हमारे मस्तिष्क में होते हुए भी विलुप्त है। तो जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जी, ये हमने शिक्षा के बारे में जाना। पहले हमने दोनों शब्दों के शाब्दिक अर्थ समझे। मनोविज्ञान का अर्थ समझा, जो कि लैटिन से उत्पत्ति हुई है, जिसकी साइकोलॉजी की। इसको क्लासिफाइड किया साइकी और लॉगस में, जिसका मतलब निकल के आता है सोल की स्टडी करना, मतलब आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। फिर हम शिक्षा की ओरिजिन, मतलब शिक्षा के शब्द की उत्पत्ति के बारे में जाना हमने कि शिक्षा अंग्रेजी शब्द एजुकेशन से बना हुआ है। एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन के एजुकेटम से हुई है। एडुकेटम को अगर हमने क्लासिफाई किया तो ये ई प्लस ड्यूको से बना है। ई का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना, मतलब अंदर से आगे बढ़ना, अर्थात जन्मजात शक्ति को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये दोनों टर्म्स हमारे क्लियर हो गए। अब हम एक आता है कि हमने पहले अपना टाइटल रखा है शिक्षा और मनोविज्ञान। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये बात आती है कि यार हम तो टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर उसमें मनोविज्ञान का पेपर देने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। मैंने ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलते सुना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको एजुकेशन और मनोविज्ञान दोनों के संबंध को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं, ये आपको बताने के लिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में एक लाइन में आपको डिस्क्राइब करने के लिए सोचा है। शिक्षा, जैसे हमारे प्राचीन काल में शिक्षा की जब बात होती थी, तो प्राचीन काल में शिक्षा मिलती थी वेदों से, उपनिषद से, पुराणों से, महाकाव्यों से। तो जो हमारा वैदिक साहित्य होता है, उसका अंतिम भाग जो होता है, उसे हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। वैदिक साहित्य, ध्यान से सुनिएगा, जो वैदिक साहित्य होता है, हमारे वेदों में जो वैदिक साहित्य होता है, वैदिक साहित्य यानी प्राचीन काल के साहित्य, तो वैदिक साहित्य का जो हमारा अंतिम भाग है, उसे हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। और हमारा उपनिषद जो है, उसका विषय दर्शन होता है। और दर्शन जो होता है, दर्शन मतलब दर्शन शास्त्र, दर्शन का जो विषय होता है वो हमारा तत्व मीमांसा होता है। और तत्व मीमांसा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ईश्वर या आत्मा, दूसरा जीव और तीसरा जगत। मतलब तत्व मीमांसा को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला ईश्वर या आत्मा, दूसरा जीव और तीसरा जगत। एक बार फिर से देख लीजिए, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जिसे हम कहते हैं उपनिषद, उपनिषद का विषय दर्शन, दर्शन का विषय तत्व मीमांसा और तत्व मीमांसा के 3 भाग ईश्वर, आत्मा, जीव और जगत। अब आपको पता है कि जो मनोविज्ञान है उसका जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है, ये आप सभी को पता है। तो जब जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है तो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ, क्योंकि जन्म हुआ दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र आता है उपनिषद के अंदर और उपनिषद आता है वैदिक साहित्य के अंदर। और वैदिक साहित्य हमारा उस जमाने में शिक्षा का एक भाग हुआ करता था, शिक्षा देने का एक माध्यम हुआ करता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आपको आई होप कि शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध समझ में आ गया है। इसलिए कहीं कहीं भी बोला जाता है कि हम दर्शन शास्त्र में पाते हैं मनोविज्ञान को। और उपनिषद का अगर हम शाब्दिक अर्थ समझें, उपनिषद का अगर हम शाब्दिक अर्थ समझें तो उपनिषद में आ जाता है उपधन निधन शद। संस्कृत के शब्द आते हैं उपधन निधन शद। तो उप का अर्थ होता है समीप, निह का निष्ठापूर्वक बैठना, शद का होता है बैठना।
तो आत्मा रूपी रहस्यानुभूति विद्या को जानने के लिए गुरु के पास श्रद्धापूर्वक बैठना ही उपनिषद है। तो इस लाइन से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो उपनिषद है वो शिक्षा को प्रदान करने का एक माध्यम है, जो कि जिसके अंदर जिसका विषय दर्शन शास्त्र आता है। और दर्शन शास्त्र में हमारा मनोविज्ञान है, मतलब मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। तो शिक्षा और मनोविज्ञान आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो हमारा हो गया शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध। तो अभी आपने 3 चीज़ें समझी। पहले मनोविज्ञान का अर्थ समझा, फिर उसके बाद शिक्षा का अर्थ समझा, और फिर उसके बाद आपने देखा कि शिक्षा और मनोविज्ञान आपस में एक दूसरे से कैसे लिंक अप हैं। अब हम देखेंगे कि जो मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। दर्शन शास्त्र का तो एक अंग है, लेकिन ये कब अलग हुआ, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में ये प्रकाश में कब आया, और इसके साथ समय के साथ साथ इस पर क्या क्या होता गया, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था, लेकिन जब ये दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो अलग होने के प्रयास में, दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में मनोविज्ञान के अर्थ में अनेक बार परिवर्तन हुए। मतलब इसका जो अर्थ था, इसका जो मुख्य विषय माना जाता था, इसकी जो थीम हुआ करती थी, उस थीम में कई बार कई सारे चेंजेस होते गए। और ये चेंज एक बार में अचानक से नहीं हुई, ये टाइम टू टाइम होते गए। मतलब कुछ टाइम तक एक सब्जेक्ट, फिर कुछ टाइम के बाद उस पर विरोध हुआ तो वो दूसरे में कन्वर्ट हुआ, या दूसरी चीज़ें आई। वो दूसरी चीज़ें क्या हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इस परिवर्तन के संदर्भ में इसमें 4 बार मुख्य परिवर्तन हुए। पहले परिवर्तन में आता है मनोविज्ञान का जो मुख्य सब्जेक्ट आता है, मनोविज्ञान के बारे में जो मुख्य संदर्भ में आता है इसके, ये है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान पहली बार जब मनोविज्ञान की दर्शन शास्त्र से अलग करने के संदर्भ में जब होड़ चल रही थी, संघर्षरत था मनोविज्ञान अपने आप को स्वतंत्र शाखा प्रदान करने के लिए, तो उस समय इसमें सबसे पहले इसको जो माना जाता था मनोविज्ञान को, आत्मा का विज्ञान माना जाता था। अच्छा, अब हम पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में थोड़ी सी एक लाइन और जानकारी ले लें कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति ईसा पूर्व 4वीं सदी से मानी जाती है। ईसा पूर्व 4वीं सदी से मानी जाती है। तो उस समय जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही माना जाता था। ठीक है। और जो अरस्तु महोदय थे हमारे, अरस्तु महोदय को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक माना जाता था। और काल्सनिक महोदय जो थे उनके अनुसार वास्तविक जनक जो मनोविज्ञान का है वो प्लेटो को माना जाता है। अच्छा, इन 2 दार्शनिकों का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि आत्मा का विज्ञान जब हम पढ़ रहे हैं तो आत्मा के विज्ञान में हमारे ये दोनों दार्शनिकों का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आत्मा के विज्ञान की शुरुआत होती है, ये 16वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ दार्शनिक थे जिनमें प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते हैं। इनके साथ डेकार्ते के साथ में कुछ अन्य सहयोगी भी हैं, लेकिन आत्मा के विज्ञान का जहाँ भी जिक्र होगा वहाँ इन 3 दार्शनिकों का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। ये हैं प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते। तो 16वीं शताब्दी में यूरोप के ये 3 दार्शनिक थे। इनका मानना था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है, इसका मनोविज्ञान का जो मुख्य विषय है ये विषय आत्मा है। ठीक है। तो इन तीनों लोगों का मानना था कि मनोविज्ञान का मुख्य विषय आत्मा है, इसलिए इसे आत्मा का विज्ञान माना जाएगा। और ये अरस्तु ने बोला, और मज़ेदार बात यह है कि अरस्तु के इस स्टेटमेंट को लगभग 2000 वर्षों तक मान्यता मिली रही। मतलब लगभग 2000 वर्षों तक लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किए रखा कि अच्छा, मनोविज्ञान हमारी आत्मा के विषय है, आत्मा के बारे में हमें जो कुछ भी पढ़ना है वो हम मनोविज्ञान में पढ़ लेंगे। तो ये मान्यता थी और ये लगभग 2000 वर्षों तक चलती आई। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 16वीं सदी में लगभग 1590 ईस्वी में एक यूनानी दार्शनिक आए। इनका नाम था रुडोल्फ गोइक्ले। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था साइकोलॉजिया। अब इन्होंने साइकोलॉजिया में आत्मा के अध्ययन के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया, एक शब्द इस्तेमाल किया जिसको कहा जाता है साइकोलॉजी,
ये आज भी पॉपुलर है। आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी आज भी बोला जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। फिर इनके बाद एक दूसरे दार्शनिक हमारे आते हैं, उनका नाम था दिकार्ते। दिकार्ते ने आत्मा की जो विषय थी, आत्मा का जो अध्ययन था, उसको भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया। इनका कहना था कि आत्मा के अध्ययन को हम भौतिक शास्त्र से जोड़ करके अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ। अब इनको इसका विरोध करने में हॉबस, लॉक, कांट, स्पिनोजा ऐसे कई दार्शनिक आए जिन्होंने इस बात का बिल्कुल विरोध किया कि नहीं, भौतिक विज्ञान में आत्मा का अध्ययन हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो इस पे विरोध होने लगा और यहीं से कुछ क्वेश्चन मार्क उठे कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी होती है, आत्मा कहाँ होती है। जब इसके प्रॉपर हमें आंसर नहीं मिलते हैं तो फिर वहाँ से इस विचार पे क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके 16वीं सदी के अंत तक में आत्मा के विज्ञान की जो मान्यता थी वो ख़त्म हो जाती है। तो ये पूरा आत्मा के विज्ञान की हिस्ट्री थी। मैंने आपको कहानी के रूप में इसलिए सुनाई कि आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। याद करने वाली सिर्फ 3 बातें। 16वीं शताब्दी की शुरुआत, यूरोप के दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, दिकार्ते और कुछ इनके सहयोगी भी थे। इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विषय माना। आत्मा के अस्तित्व का निर्धारित ना हो पाना, अस्तित्व का निर्धारित ना हो पाना मतलब आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ है, कब आती है, कब जाती है, किस तरह से होती है, किसी ने देखा है, नहीं देखा है, ये सारी चीज़ें मतलब निर्धारण नहीं है। अस्तित्व का, आत्मा का अस्तित्व पता नहीं चल रहा है एग्जैक्ट, इसलिए इस विचार की मान्यता ख़त्म कर दी गई और वहाँ से आत्मा का अध्ययन भी, आत्मा का विज्ञान जो साइकोलॉजी को माना जाता था, ये मान्यता भी, इस धारणा को भी ख़त्म किया गया। अच्छा, अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हमने बनाई है। आत्मा से आप यूं अड़े, ये लाइन है। आत्मा से आप समझें आत्मा का विज्ञान, यूं से आप समझें यूरोप के दार्शनिक। ठीक, अब आपके पास से प्लेटो हो गए, छोटा आ से अरस्तु हो गए, डा से दिकार्ते हो गए। ये आपके आत्मा के विज्ञान का ट्रिक हो गया। आत्मा से आप यूं अड़े, प्लेटो, अरस्तु, दिकार्ते यूरोप के साइंटिस्ट थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने बताया कि मनोविज्ञान का जो विषय है वो आत्मा का विज्ञान है। यहाँ से ये बातें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे आत्मा के विज्ञान में एक मज़ेदार बात आती है, मैं आपको बताना चाहूँगी। अरस्तु जी थे जो, इन्होंने शुरुआत में जब वो आत्मा के विज्ञान का कंसेप्ट दिया था तो उस समय इन्होंने एक चीज़ बताई कि मतलब आत्मा के बारे में, कि हमारे शरीर में पीला रस, काला रस ऐसे करके रस होते हैं, जूस होते हैं। तो वो इंडिकेट करते हैं, रस के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते थे कि कौन अच्छी आत्मा है, कौन बुरी आत्मा है। और तो और ये रस के अकॉर्डिंग ही, अगर बुरी आत्मा है तो उसमें काला जूस होगा, मतलब काला रस होगा जूस कह रही हूँ मैं, काला रस होगा। और उस काला रस को मतलब वो सिर पे पीछे साइड से होल करेंगे और फिर वो काला रस निकाल देंगे तो बुरी आत्मा निकल जाएगी। ऐसा कुछ कंसेप्ट इन्होंने बना रखा था जो उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन अब फिलहाल नहीं है। तो ये अरस्तु के बारे में था, अरस्तु ने ये शुरुआत में किया था। आत्मा का विज्ञान मानने वाले कई अन्य लोग भी थे जो इस तरीके की चीज़ों को मानते थे। तो यहाँ पे जो है ये कंसेप्ट ख़त्म हुआ आत्मा का विज्ञान, जब इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे आत्मा के अस्तित्व पर। आत्मा के विज्ञान के बाद अब दूसरा हमारा आया मस्तिष्क का विज्ञान। अच्छा, 16वीं सदी, चौथी सदी से यही कंसेप्ट चल रहा था, 16वीं सदी के लास्ट तक ख़त्म हो गया। अब आया मस्तिष्क का विज्ञान। मस्तिष्क का विज्ञान ये 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और 17वीं शताब्दी में इटली के कुछ दार्शनिक थे, पोम्पोनोजी, लॉक एवं बर्कली। ये 3 मेन दार्शनिक थे जो कि इटली के थे। इनका मानना था कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाए, क्योंकि ये मन या मस्तिष्क का अध्ययन करता है। मतलब हम मनोविज्ञान में मन और मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाए। तो इस सिद्धांत को पहले तो एक्सेप्टेंस मिली, लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते धीरे धीरे इस पे भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठने लगे, जैसे कि मन और मस्तिष्क एक हैं या अलग अलग हैं। मन अगर एक है तो क्यों है, अलग है तो क्यों है। मन और मस्तिष्क में मतलब मन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं,
फिर हमें कौन से वाले मन का अध्ययन करना है, फिर हम किस तरह के मन को सही मन मान सकते हैं, किस तरह के मस्तिष्क को अध्ययन के काबिल मान सकते हैं, इस तरीके की बहुत सारी बातें उठने लगी। तो फिर धीरे धीरे इसके क्वेश्चन मार्क्स बढ़ते गए, असंतोष बढ़ता गया और धीरे धीरे 19वीं सदी आते आते मस्तिष्क के विज्ञान को भी मान्यता नहीं मिली। इसको भी खारिज कर दिया लोगों ने, दार्शनिकों ने इसके कंसेप्ट को भी खारिज कर दिया। अब आप मस्तिष्क के विज्ञान के लिए जो याद करना है आपको, इसमें याद करना है कि सदी में आया था, 17वीं शताब्दी में आया था, इटली के दार्शनिकों के द्वारा आया था। तो इसमें हमने एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बनाई है। ये शॉर्ट ट्रिक है पलक की बाई मस्ती में। अब देखिए यहाँ पे जो मस्ती है वो हमने थोड़ा गलत लिखा है ताकि हमें समझने में आसानी हो। पलक, यहाँ पा से पोम्पोनॉजी हो गए, लक से लॉक हो गए, बाई से बर्कली हो गए और मस्ती से मस्तिष्क या मन। तो ये आपका एक ट्रिक है जो आपको मस्तिष्क के विज्ञान में कौन कौन से साइंटिस्ट थे और क्या था उनको याद करने में थोड़ी हेल्प करेगा। फिर 19वीं शताब्दी तक हमारा मस्तिष्क का विज्ञान भी समाप्त हो गया, इसकी भी संकल्पना खत्म हो गई क्योंकि इसमें भी बहुत सारे असंतोष हो गए। फिर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हमारा आया चेतना का विज्ञान। अच्छा, जब 17वीं शताब्दी में मस्तिष्क के सिद्धांत को मान्यता मिली थी और 19वीं सदी तक धीरे धीरे ये कई प्रश्न चिन्हों से घिर के ख़त्म हो गया, तो उस समय एक हमारे अमेरिका में विद्वान थे जो कि जिनका नाम था विलियम जेम्स। ये इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे थे। अब ये स्टडी कर रहे थे तो ये मतलब इन चीज़ों को देख करके बहुत प्रभावित हुए कि अच्छा कोई कंसेप्ट संकल्पना तो आ रही है, लेकिन उस संकल्पना में इतने सारे प्रश्न चिन्ह उठ जा रहे हैं कि वो संकल्पना ख़त्म करनी पड़ रही है। तो उन्होंने सोचा एक ठोस संकल्पना जिसमें कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे, जो हर तरीके से प्रमाणित की जा सके। इसके लिए उन्होंने 1852 ईस्वी में 1852 में स्टडी करना शुरू किया और 18 वर्षों तक लगातार इन्होंने स्टडी की। 18 वर्षों तक स्टडी का मतलब कि इन्होंने डेटाज निकाले, बुक्स पढ़ी, एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, सारी चीज़ कई जगह जा कर के अध्ययन किया, 18 वर्षों तक लगातार मेहनत करी और 1870 ईस्वी आते आते मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग किया इन्होंने। मतलब 1870 ईस्वी में कि मतलब 1870 आते आते इन्होंने एकदम से दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया और आधुनिक मनोविज्ञान की स्थापना कर ली। इसके बाद क्या हुआ, 1870 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिल गई और विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाने लगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक हम 3 जनक पढ़ चुके हैं। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, वास्तविक मनोविज्ञान के वास्तविक जनक प्लेटो और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। अब 1870 ईस्वी में विलियम जेम्स साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, चेतना ही जीवन और जीवन ही चेतना। ये विचार इन्होंने सबके समक्ष रखा, जिसके आधार पर इन्होंने चेतना का विज्ञान ऐसा संकल्पना ऐसी दी और इसको समर्थन भी मिला। इसको समर्थन दिया विलियम वुंड ने, जेम्स शैली ने, टिचनर ने, जेडविक ने, वाइव्स ने। ये सभी स्ट्रक्चरलिज्म के जो है प्रवर्तक थे, संरचनावाद के प्रवर्तक थे और इन्होंने इनको सपोर्ट भी किया। तो 19वीं शताब्दी में चेतना के विज्ञान को मान्यता भी मिल गई। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र शाखा का निर्माण भी कर दिया गया। तो इस तरीके से ये चला, लेकिन 1900 ईस्वी आते आते इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठने लगे। मात्र 30 वर्षों तक ये संकल्पना चली। 1870 में स्थापित हुई थी, 1870 में इसको कंसेप्ट मिला था और 1900 ईस्वी आते आते 30 वर्षों में ही इसमें भी प्रश्न चिन्ह उठने लगे। और इस संकल्पना को अमान्य करने के मात्र 2 कारण थे। एक विलियम मैकडूगल साहब जो कि इंग्लैंड के थे और दूसरे सिगमंड फ्राइड साहब जो कि वियना के थे। विलियम मैकडूगल साहब जो थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने चेतना को बुरा शब्द बताया और कहा कि मनोविज्ञान में चेतना के अर्थ को लाना
दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने चेतना शब्द को मनोविज्ञान में लाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और दूसरा सिगमंड फ्रॉइड साहब आए, इन्होंने 2 थियरी दे दी चेतना के ऊपर। एक तो मनोविश्लेषणवाद की थियरी दी और दूसरा आइसबर्ग का सिद्धांत दे दिया। आइसबर्ग का वही सिद्धांत जिसे बर्फ की सिल्ली वाला सिद्धांत हम लोग जानते होंगे, जिसमें डूबे हुए बर्फ में चेतन मन, अवचेतन मन, अर्धचेतन मन को डिस्क्राइब कर दिया था। तो यहाँ पे जो है विरोधाभास शुरू हुआ कि एक लोग तो मतलब मस्तिष्क के 3 भाग डिवाइड कर दे रहे हैं, एक लोग चेतना को बुरा बता रहे हैं। तो इसमें बहुत तरीके से विरोधाभास शुरू हो गया, जिसके कारण से चेतना का विज्ञान भी समाप्त हो गया। कहने का मतलब है कि चेतना का विज्ञान का जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था, इसका अर्थ बहुत सीमित था और सीमित अर्थ होने के कारण चेतना को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाए। चेतन मन को डिस्क्राइब किया तो अचेतन के बारे में नहीं बताया। तो मन मस्तिष्क के तो 2 होते हैं ना, या तो मस्तिष्क में चेतन अचेतन दोनों हैं, या तो केवल चेतन है। चेतन केवल है तो फिर अचेतन का क्या रोल है, इसको उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया, जिसकी वजह से इस संकल्पना को भी महत्वहीन हो गया, इस संकल्पना को भी उतना महत्व नहीं मिल पाया। अब इसको याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है। चेतना को विलियम ने सजवाई। चेतना मतलब चेतना का विज्ञान, विलियम मतलब विलियम वुंट, स से सैली मतलब जेम्स सैली, ज से जेम्स मतलब विलियम जेम्स और वाई से वाइव्स। ये आप याद कर लो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहूँगी। ऑल्दो कि ये सारी चीज़ें बार बार जो है हमारी इन सारे विचारों को मान्यता मिलती है, फिर मान्यता ख़त्म हो जाती है, तो आप ये मत समझ लेना कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भले ही इनको मान्यता मिली और मान्यता ख़त्म हो गई, लेकिन इनके आधार, इन्हीं के आधार मतलब इनका जो एक स्ट्रक्चर बना, इनका जो बेस बना, इसी के आधार पर बना है। तो इसलिए हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मा का विज्ञान भी ज़रूरी है जानना, समझना, मस्तिष्क का विज्ञान भी और चेतना का भी विज्ञान भी, क्योंकि ये धीरे धीरे उसके मनोविज्ञान के में मॉडिफिकेशन ला रहे हैं, परिमार्जन कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं लोगों की सोच में, समझ में और कंसेप्ट को समझने में। तो चेतना के विज्ञान के बाद ये चेतना का जो हमारा विज्ञान है, यह 19वीं शताब्दी में आता है, 19वीं ख़त्म होते होते ख़त्म भी हो जाता है। अब आता है आखिरी हमारा व्यवहार का विज्ञान। ये 20वीं सदी में हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन आते हैं और ये व्यवहारवाद के विचार को ले आते हैं। इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है, ये ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, ना ही चेतना का विज्ञान है, बल्कि ये व्यवहार का विज्ञान है। अब व्यवहार के विज्ञान को इन्होंने कहा 20वीं सदी में, और इन्हें बहुत ज़्यादा समर्थन मिला, जिसको, और समर्थन ऐसे ही नहीं मिल गया है, जिन दार्शनिकों ने इनको समर्थन किया उनने एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेट तैयार किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके आधार पे इन्हें समर्थन दिया। इस पे सबसे पहले नाम आता है B.F. स्किनर का, फिर पैवलॉव का कुत्ता आप लोगों को पता ही होगा, फिर वुडवर्थ महोदय, मैकडूगल, क्रू एंड क्रो, मन, इन सारे साइंटिस्ट ने इनके जो इन सारे दार्शनिकों ने इन सभी दार्शनिकों ने इनके व्यवहार के विज्ञान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और ये संकल्पना आज तक वैलिड है, अभी इस पर क्वेश्चन मार्क्स नहीं आए हैं। तो इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है, न ये आत्मा का विज्ञान है, न ये मस्तिष्क और मन का विज्ञान है, न ये चेतना का विज्ञान है, बल्कि ये व्यवहार का विज्ञान है। इसे अच्छा खासा समर्थन मिला है, और इसका ट्रिक है, शिवम व्यवहार में वुड लकड़ी के जैसा है। वुड मीन्स लकड़ी होती है, शिवम को हमने थोड़ा सा गलत लिखा है ताकि इसमें साइंटिस्ट के नाम फिट हो जाए। तो शिवम में 3 साइंटिस्ट छिपे हुए हैं, आपके 3 दार्शनिक छिपे हुए हैं, स्किनर, वॉटसन, मन। फिर व्यवहार से व्यवहार का विज्ञान में से मैकडूगल, वुड से वुडवर्थ, के से क्रो एंड क्रो। अच्छा, क्रो एंड क्रो में कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे लोगों को, तो भैया ये मिस्टर एंड मिसेस क्रो हैं, तो इस पर आप कन्फ्यूज़न मत करना। तो यहाँ पे हो गया व्यवहार का विज्ञान। अब यहाँ पे हमने देख लिया स्टडीज़ के बारे में, हमने पढ़ लिया कि मनोविज्ञान क्या है। जैसे हमने पढ़ लिया
कि आज की क्लासेस में मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ लिया, शिक्षा का अर्थ पढ़ लिया, मनोविज्ञान और शिक्षा का संबंध पढ़ लिया, फिर मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि ये आत्मा का विज्ञान है, मन मस्तिष्क का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम एक नज़र शिक्षा की तरफ भी डालना चाहेंगे कि मनोविज्ञान तो पढ़ लिया, अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को एक लाइन में डिस्क्राइब कर देते हैं कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहार में परिमार्जन का मतलब क्या होता है? परिमार्जन मतलब मॉडिफिकेशन करना, सुधार करना। तो व्यवहार में जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं और उसके बाद व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं वही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट के बहुत सारे मत हैं। मैंने नोट्स में मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो ऐसा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आप उसे सुन लीजिए क्योंकि ये आपके माइंड में रहेगा। एक दो बार आप सुनेंगे तो आपके माइंड में रहेगा और ये आपको याद रहेगा, तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में बना रहेगा। तो वो ये चीज़ है कि एक काल्सनिक नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया कि शिक्षा और मनोविज्ञान के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में, मतलब जो सबसे पहला शिक्षा और मनोविज्ञान का व्यवस्थित सिद्धांत था, उसमें एक मत प्लेटो का था। और प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, प्लेटो की एक पुस्तक थी रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने बताया था, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि जो है शिक्षा और मनोविज्ञान का जो भी मत है वो प्लेटो ने अपनी एक पुस्तक रिपब्लिक में बता दिया है। इसलिए रूसो रिपब्लिक को, मतलब एक रूसो नाम के साइंटिस्ट हैं जो प्लेटो के रिपब्लिक नाम की पुस्तक को न्याय शास्त्र का ग्रंथ न मान करके शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ मानते हैं। इन शॉर्ट में समझो, कार्ल सैनिक ने बताया प्लेटो की एक पुस्तक रिपब्लिक के बारे में, जिसको रूसो कहते हैं कि ये न्याय शास्त्र का ग्रंथ नहीं है बल्कि शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ है। लेकिन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्किनर। अब स्किनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु को माना है। तो यहाँ पे दो तरीके की बातें हैं। कार्ल सैनिक प्लेटो को महत्व देते हैं, वो प्लेटो को बताते हैं, प्लेटो की बुक्स को और प्लेटो के सिद्धांतों को बताते हैं कि ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहली पुस्तक है या न्याय संगत पुस्तक है और इसमें जो भी सिद्धांत हैं वो न्याय संगत हैं। लेकिन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो हैं स्किनर, ये शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु को मानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा विरोधाभास है। फिर उसके बाद शिक्षा मनोवैज्ञानिक के लिए बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। अब इस आंदोलनों का श्रेय जो जाता है वो सामाजिक समझौतावादियों को भी जाता है। इसमें राजनैतिक, प्राकृतिकवादी विचारक और बहुत सारे लोगों का सिद्धांत मिलता है देखने के लिए। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो एक ये है कि रूसो ने एक पुस्तक लिखी है एमिल में शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बालक की शिक्षा की ओर खींचा गया है। हमारे लिए ये एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। दूसरी पहली इम्पॉर्टेंट है रूसो की पुस्तक एमिल, जिसमें शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बालक की ओर खींचा गया है। दूसरा है अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था। अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था के प्रयास से 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली 20वीं शताब्दी में अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था के प्रयासों से। फिर अमेरिका के जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय, इन्होंने एक सिद्धांत दिया अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और इसलिए इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी 1913 में, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें इन्होंने व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मनोविज्ञान पर चिंतन प्रारंभ किया था और 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट शाखा या विषय के रूप में विकसित कर दिया गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए ज़रूरी थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा।
आप पूरा वीडियोस देखिएगा, एक दो बार देखेंगे सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो देखने के बाद अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम अगली क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट से शुरुआत करेंगे और आपके फीडबैक के हिसाब से मैं देखूंगी कि मुझे कितनी मेहनत करनी है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा करके, ध्यान से, और बाकी जो भी मुझसे हेल्प होगी मैं करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।